अगले दिन सुबह सुबह प्रीति एक बड़े से माता के मंदिर में अपने परिवार की आत्मा की शांति के लिए पूजा कर रही थी। रिया भी उसके पास बैठी थी। पंडित जी के बताए अनुसार पूजा करने के बाद उसने अपने हाथ जोड़े और मन ही मन बोली, हे भगवान, आज मेरा परिवार मेरे साथ भले ना हो, पर उनकी यादें हमेशा मेरे साथ रहेगी। आज मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ। इस शहर में अपने पैर जमाने के लिए मुझे एक अच्छी नौकरी की जरूरत है, क्योंकि मेरे बाबा साहब ने जो सपना मेरे लिए देखा था उसे मैं पूरा करना चाहती हूँ। इसलिए मेरी मदद कीजिएगा और जल्दी से मुझे एक अच्छी सी नौकरी दिलवा दीजिए। उस भानु प्रताप ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है, इसलिए खुद को बचाने के लिए मैंने उसे गोली मार दी। मैं नहीं जानती कि वो जिंदा है या मर गया है, पर अगर वो जिंदा हुआ तो मुझे उसका सामना करने की हिम्मत दीजिएगा। उसे उसके किए की सजा मैं अपने हाथों से देना चाहती हूँ, क्योंकि उस जैसे राक्षस की इस दुनिया को कोई जरूरत नहीं है। ना जाने वो आदमी कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। इसलिए मैंने तय कर लिया है कि अगर वो जिंदा है तो जिस दिन वो मेरे सामने आए वो दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन हो, तब शायद मेरे परिवार की आत्मा को शांति मिलेगी। बेटा, पूजा संपन्न हो गई है, ये सारी चीजें अपने हाथों से इस तालाब के पानी में प्रवाहित कर दो। तभी पंडित जी बोले। प्रीति ने आहिस्ता से अपना सिर हिला दिया और पंडित जी के हाथों से थाल लेकर रिया के साथ तालाब की ओर बढ़ने लगी। किनारे पर पहुंचकर उसने रिया को थाली पकड़ाई और फिर पूजा का सामान तालाब में डालने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रिया ने उसे रोते देखा तो उसके कंधे पर हाथ रख दिया। प्रीति ने खुद को संभाल कर सारा सामान तालाब में डालकर अपने हाथ जोड़े और उठकर खड़ी हो गई। उसने वापस लौटकर पंडित जी को कुछ रुपए दिए और बोली, पंडित जी, ये आपकी दक्षिणा, हमेशा खुश रहो, भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। पंडित जी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा और वहां से चले गए। उसके जाते ही रिया बोली, प्रीति, ऑफिस के लिए देर हो रही है, चल। क्या पता तुझे आज मेरे ही ऑफिस में जॉब मिल जाए। वैसे तो मेरे बॉस बहुत खड़ूस किस्म के इंसान हैं, पर मेहनती लोगों की बहुत कदर करते हैं। और अहाना मैम, वो तो बहुत ही अच्छी है। हाँ, अविनाश सर जरूर हर वक्त सिर पर खड़े रहते हैं, पर सूरज सर बहुत क्यूट है। जब कभी बॉस और अहाना मैम ऑफिस में नहीं होते हैं तो सूरज सर का ही हुक्म चलता है। उसकी बातें सुनकर प्रीति बोली, ये तेरी अहाना मैम तेरे ऑफिस में किसी बड़ी पोस्ट पर लगती है, तभी कल उन्होंने हमारा बिल भी पे किया था, है ना? रिया ने अपनी स्कूटी की ओर बढ़ते हुए जवाब दिया, हाँ, वो बॉस की एसोसिएट है और उनकी होने वाली वाइफ भी। बॉस की दादी की परसों बर्थडे पार्टी थी, उसी पार्टी में सर ने अपनी और अहाना मैम की शादी का अनाउंसमेंट किया है। बहुत जल्द वो मेहरा ग्रुप ऑफ कंपनी की मालकिन बन जाएगी। प्रीति हल्के से मुस्कुरा दी। दोनों स्कूटी से ऑफिस की ओर बढ़ने लगी। दूसरी ओर आदित्य सीधे अपने कैबिन में पहुंचा तो उसके पीछे ही अविनाश भी उसके कैबिन में आ गया। आदित्य ने कुर्सी पर बैठते ही पूछा, अविनाश, डील के पेपर्स रेडी है? अविनाश ने पेपर्स उसकी ओर बढ़ाकर जवाब दिया, हाँ सर, ये रहे सारे पेपर्स। अभी थोड़ी देर पहले ही वकील साहब देकर गए हैं, मैंने पढ़ लिए हैं, पर प्लीज आप ही एक बार रीड कर लीजिए। आदित्य ने उसके हाथों से पेपर्स लिए और बोला, तुमने पढ़ लिए हैं ना, तो मुझे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अविनाश मुस्कुरा दिया, सर मैं आपको बताना भूल गया, जब आप यहाँ नहीं थे तो विवान मुझसे 2 लाख रुपए लेकर गया था। हाँ मुझे पता है, उसने मुझे फोन किया था, मैंने ही उसे तुमसे रुपए लेने के लिए कहा था। अविनाश उसके सामने वाली चेयर पर बैठकर बोला, हाँ उन्होंने मुझे बताया था कि आपने कहा है, पर उन्हें रुपए क्यों चाहिए थे? उन्होंने उसकी वजह मुझे नहीं बताई और आपने ही कहा था कि जब तक वो वजह न बताए मैं उन्हें 1 रुपया भी ना दूं। इसलिए मैंने कंपनी अकाउंट से नहीं बल्कि आपके अकाउंट से उन्हें रुपए ट्रांसफर किए थे, यही बताना चाहता था मैं आपको। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा किया जब तुमने विवान को कंपनी अकाउंट से रुपए नहीं दिए, मैं उससे बात कर लूंगा। अब तुम मुझे ये बताओ कि मैंने पनवेल वाले प्रोजेक्ट की बजट फाइल में जो करेक्शन करने के लिए कहा था तुमसे, वो तुमने कर दिए या नहीं? अविनाश ने अपने हाथ में पकड़ी एक और फाइल उसकी ओर बढ़ाकर कहा, जी सर, कल ही कर दिए थे। ये रही फाइल। सर, आपकी सेक्रेटरी की जॉब के लिए कैंडिडेट आना शुरू हो गए हैं। अहाना और सूरज इंटरव्यू ले रहे हैं। आप मिस्टर कुंद्रा के साथ डील साइन करने उनके ऑफिस जा रहे हैं। अगर अहाना भी आपके साथ जा रही हो तो क्या मैं उसे भेज दूं? आदित्य ने सारी फाइल्स उठाए और उठकर बोला, नहीं, उसे इंटरव्यू ही लेने दो,
उसका यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है। तुम सूरज को भेजो, वो मेरे साथ जाएगा। तुम जाकर अहाना को ज्वाइन करो। यस सर। इतना कहकर अविनाश वहां से चला गया। उसके जाते ही आदित्य सारे पेपर्स और अपना लैपटॉप अपने बैग में रखने लगा। दूसरी ओर प्रीति बाकी सभी कैंडिडेट के साथ बैठी हुई अपनी बारी आने का इंतजार कर रही थी। वो थोड़ा परेशान भी थी। उसे परेशान देखकर रिसेप्शन पर अपना काम कर रही रिया उसके पास आकर बोली, तू टेंशन मत ले प्रीति, खुद पर भरोसा रख। देखना आज तुझे ये नौकरी जरूर मिलेगी। प्लीज थोड़ा स्माइल कर, कहीं अगर अविनाश सर ने तेरी ऐसी शक्ल देख ली तो तुझे यही से ये कहकर घर वापस भेज देंगे कि उन्हें सर के लिए एक ऐसी सेक्रेटरी की जरूरत है जो उनके गुस्से का सामना भी कर सके और उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत भी रखती हो। पर तुम्हारे तो चेहरे से लगता है कि तुम मेरे बॉस की तो क्या किसी की भी सेक्रेटरी बनने के लायक नहीं हो। गेट आउट। रिया जोर से चीखी तो प्रीति के साथ वहां बैठे सारे कैंडिडेट भी चौंक गए। रिया उनकी शक्ल देखकर तुरंत बोली, आई एम सॉरी। सब फिर से अपनी अपनी फाइल देखने लगे। प्रीति ने नर्वस होकर पूछा, रिया तेरे बॉस सच में बहुत गुस्से वाले हैं क्या? और अगर गुस्से वाले हैं तो क्या तुझे सच में लगता है कि मैं उनके साथ काम कर सकूंगी? रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे बॉस गुस्से वाले जरूर है और ज्यादा बोलने वाले लोग भी उन्हें पसंद नहीं है, पर मैंने तुझे बताया ना कि उन्हें मेहनती और ईमानदार लोग बहुत पसंद है। इसलिए तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि तू बॉस को अच्छे से हैंडल कर सकेगी। पर फिलहाल तू बॉस के बारे में नहीं बल्कि अविनाश सर के बारे में सोच। तू बॉस से तो तब मिलेगी ना जब तुझे ये नौकरी मिलेगी और नौकरी पाने के लिए तुझे अविनाश सर के सवालों के जवाब देने होंगे और उसके लिए तुझ में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, समझी? इसलिए प्लीज मेरी माँ अपने चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट ला और फिर अंदर जाना, समझी? प्रीति ने आहिस्ता से अपना सिर हिला दिया। तभी एक लड़की रूबी एक फाइल लेकर वहां आई और उसने पूछा, आपने में से प्रीति सिंह ठाकुर कौन है? प्रीति तुरंत चेयर से उठी और बोली, जी मैं हूँ, मेरे साथ आइए। प्रीति ने जल्दी से अपना बैग उठाकर कंधे पर टांगा और फिर गहरी सांसें लेकर रूबी के पीछे पीछे जाने लगी। रिया ने उसे अपना अंगूठा दिखाकर बेस्ट ऑफ लक किया तो प्रीति मुस्कुरा दी। रूबी ने कैबिन के बाहर पहुंचते ही उसे अंदर जाने का इशारा किया। प्रीति ने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर कैबिन दरवाजे पर नॉक करके पूछा, मे आई कम इन? कम इन प्लीज, अंदर से अहाना बोली। प्रीति मुस्कुराते हुए अंदर आई। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। अहाना उसे देखते ही अचंभित हो गई पर फिर मुस्कुराते हुए बोली, बैठिए प्रीति। प्रीति मुस्कुराते हुए कुर्सी पर बैठी। अहाना को देखकर उसे जरा भी डर नहीं लग रहा था, पर अविनाश को देखते ही उसे थोड़ी घबराहट होने लगी, पर उसने अपनी घबराहट जाहिर नहीं होने दी। अहाना उससे कुछ पूछने ही जा रही थी कि तभी अविनाश ने उससे पूछा, आप ऊपर लिफ्ट से आई है या फिर सीढ़ियों से? प्रीति ने तुरंत जवाब दिया, सीढ़ियों से। अविनाश ने उसे घूरते हुए पूछा, कितनी सीढ़ियां चढ़कर आप ऊपर आई है? अविनाश के इस सवाल को सुनते ही अहाना ने तुरंत उसकी ओर देखा। प्रीति भी अविनाश को हैरानी से देखने लगी तो उसने प्रीति को घूरा और अपना सवाल दोहराया, मैंने आपसे पूछा कि कितनी सीढ़ियां चढ़कर आप ऊपर आई है। प्रीति ने जवाब देने की जगह उससे ही सवाल किया, पर इस सवाल का इस जॉब से क्या लेना देना? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है मिस प्रीति। प्रीति पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोली, 54। अहाना प्रीति को हैरानी से देखने लगी। अविनाश ने मुस्कुराते हुए पूछा, अंधेरे में तीर चला रही है आप, या आपने सच में ऊपर आते वक्त स्टेयर काउंट की थी? प्रीति ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने स्टेयर काउंट की थी। अगर आप चाहे तो किसी को भी भेजकर काउंट करवा सकते हैं। उसका जवाब सुनकर अहाना अविनाश की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। फिर उसने प्रीति से पूछा, प्रीति आप राजस्थान के एक छोटे से गांव से यहाँ मुंबई में जॉब करने आई है। इतने बड़े महानगर में अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल नहीं होता। प्रीति हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, मैं जिस गांव से आई हूँ वहाँ आज भी बाल विवाह की प्रथा सांसें ले रही है मैम। फिर भी मेरे बाबासा ने मुझे पढ़ने के लिए दिल्ली जैसे बड़े शहर में भेजा जहाँ मैं 5 साल तक रही हूँ, इसलिए मैं बड़े शहर में सरवाइव करना सीख गई हूँ। प्रीति का जवाब सुनकर अविनाश ने उसकी फाइल देखी और बोला, किसी बड़े शहर में सरवाइव करना और मेहरा ग्रुप ऑफ कंपनी में जॉब करना दो अलग अलग बातें हैं मिस प्रीति। यहाँ आपके गांव की तरह गेहूं की बोरियों का हिसाब किताब नहीं किया जाता, बल्कि एक मल्टीनेशनल कंपनी चलाई जा रही है और इस कंपनी के एमडी
यानी हमारे बॉस की सेक्रेटरी की जॉब आपके लिए आसान नहीं होगी। पिछले 6 महीने में 4 लड़कियां ये जॉब छोड़कर भाग चुकी है। पर मैं नहीं भागूंगी, प्रीति पूरे कॉन्फिडेंस से बोली। अविनाश को हंसी आ गई। उसे हंसते देख अहाना गुस्से में उससे बोली, स्टॉप इट अविनाश, हंसना बंद करो। अविनाश ने हंसना बंद कर दिया। तो अहाना ने प्रीति से पूछा, अच्छा लगा आपका कॉन्फिडेंस देखकर। बॉस बेवजह कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते हैं। उनके पास गुस्सा करने का हमेशा एक वैलिड रीजन होता है। अगर तुम अपना काम पूरे डेडिकेशन के साथ करोगी तो उन्हें तुमसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी अविनाश बीच में बोल पड़ा, पर हम आपको ये जॉब नहीं दे सकते मिस प्रीति, क्योंकि आप एक फ्रेशर है। आपने पहले कहीं और जॉब नहीं किया है और हमें एक एक्सपीरियंस होल्डर सेक्रेटरी की जरूरत है। ये सुनकर प्रीति तुरंत बोली, एक्सपीरियंस काम करने से आता है सर। अगर आपकी तरह हर कंपनी हमें ये कहकर जॉब देने से इनकार कर दे कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो हम जैसे लोगों को तो कहीं भी कभी जॉब ना मिले। अविनाश करते हुए बोला, बॉस को आर्ग्यूमेंट करने वाले लोग पसंद नहीं है मिस प्रीति। प्रीति ने भी अकड़कर जवाब दिया, आई एम सॉरी सर, पर मैं भी गलत बात चुपचाप नहीं सुन सकती। इस पोस्ट के लिए मुझसे पहले जितनी भी लड़कियां अपॉइंट की गई थी उन सबके पास एक्सपीरियंस था, पर फिर भी वो आपके बॉस को समझ नहीं पाई और जॉब छोड़कर चली गई। इसलिए मुझे लगता है कि इस बार आपको एक फ्रेशर को मौका देना चाहिए। क्या पता जो काम वो लड़कियां नहीं कर पाई उसे एक नई लड़की बेहतर कर सके। अविनाश उसे घूरते हुए बोला, आप ये कहना चाह रही है कि आप बॉस को अच्छे से समझ सकती है, जबकि आप अब तक उनसे मिली भी नहीं है। मिस प्रीति, जब बॉस गुस्से में होते हैं ना तो ये पूरा ऑफिस हिल जाता है। चपरासी से लेकर उनके राइट हैंड तक सबकी बैंड बज जाती है। स्टाफ उनसे सामने आने से बचने के लिए छिपने की जगह तलाशने लगता है। उसकी बातें सुनकर अहाना गुस्से में उसका हाथ पकड़कर बोली, अविनाश स्टूपिड। वो फिर से कुछ कहने जा ही रहा था कि तभी प्रीति उसे घूरते हुए बोली, छिपना और बचकर भागना मैं अपने गांव में ही छोड़कर मुंबई आई हूँ और पिछले कुछ दिनों में मैं ये अच्छे से सीख चुकी हूँ कि अब डर कर भागना और अपने हाथों से अपनी कामयाबी के दरवाजे बंद करना दोनों एक ही बात होगी। इसलिए ना मैं डर कर कहीं छिपूंगी और ना ही भागूंगी। अगर मुझे ये जॉब मिलती है तो मैं ये जॉब तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आपके बॉस खुद मुझे जॉब से न निकाल दे। अहाना मुस्कुराते हुए बोली, वेरी गुड प्रीति, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। पर तुमने तो एमबीए किया है और वो भी बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। तुम जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहां से तुम्हारा प्लेसमेंट किसी बहुत बड़ी कंपनी में आसानी से हो सकता था। तो फिर तुम यहाँ सेक्रेटरी की जॉब के लिए इंटरव्यू देने क्यों आई हो? इनके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से इन्हें कहीं जॉब नहीं मिली होगी, इसलिए शायद ये यहाँ चली आई है ना मिस प्रीति? तभी अविनाश ने पूछा। प्रीति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में फर्क होता है सर। गुड, अब आप जा सकती है। रूबी, नेक्स्ट कैंडिडेट को अंदर भेजो। अविनाश के इतना कहते ही प्रीति उठकर जाने लगी तो अहाना प्रीति को रोकते हुए बोली, एक मिनट प्रीति। अविनाश ने तुरंत अहाना की ओर देखा तो अहाना ने उसका हाथ पकड़ा और फिर से प्रीति से बोली, प्रीति तुम बस यही रुको, प्लीज जाना मत, हम अभी आते हैं। इतना कहकर वो अविनाश का हाथ पकड़कर उसे कैबिन से बाहर लेकर आई। अविनाश अपनी कलाई छुड़ाकर गुस्से में बोला, वो लड़की बॉस की सेक्रेटरी बनने के लायक नहीं है अहाना। अहाना ने उसे इग्नोर किया और रूबी से बोली, रूबी मेरे कैबिन में जो लड़की बैठी है उसे कहीं जाने मत देना, हम अभी आते हैं। जी मैम। अहाना अविनाश को वहां से ले गई। उन्हें जाता देख रिया दौड़ती हुई प्रीति के पास आई। उसे देखते ही प्रीति चेयर से उठकर बोली, रिया तूने ठीक कहा था, तेरे वो अविनाश सर बहुत बुरे हैं, वो मुझे ये जॉब कभी नहीं देंगे। मुझे लगता है कि मुझे कहीं और नौकरी ढूंढनी चाहिए। रिया गुस्से में बोली, मैंने तुझे पहले ही समझाया था कि अविनाश सर से बचकर रहना और उनके सवालों के जवाब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देना। प्रीति गुस्से में भड़की, अरे भाड़ में गया तेरा कॉन्फिडेंस, इस कॉन्फिडेंस की वजह से ही तो उसने मुझे नौकरी देने से मना कर दिया। मना कर दिया है तो तू यहाँ क्यों बैठी है? रिया ने हैरानी से पूछा। प्रीति ने फिर से अपनी चेयर पर बैठकर जवाब दिया, अहाना मैम ने मुझे रुकने के लिए कहा है। रिया की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो प्रीति को हैरानी से देखने लगी। दूसरी ओर अहाना अविनाश को उसके कैबिन में लाई। अविनाश गुस्से में अपना हाथ छुड़ाकर बोला, अहाना बॉस के साथ तुम्हारी शादी होने वाली है पर अभी हुई नहीं है, इसलिए प्लीज
ये बॉसगिरी तुम मुझे ना दिखाओ, वही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। उस लड़की को तो मैं जॉब नहीं दूंगा। अहाना भी उसी के लहजे में बोली, और मैं उस लड़की को ये जॉब जरूर दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि वो आदित्य सर के लिए एकदम परफेक्ट सेक्रेटरी होगी। नहीं होगी, वो लड़की इस ऑफिस में 2 दिन नहीं टिक पाएगी, क्योंकि बॉस उससे टिकने नहीं देंगे। वो टिकेगी या नहीं, ये तो तब पता चलेगा ना, जब हम उस लड़की को नौकरी देंगे। अविनाश गुस्से में बोला, जो मैं उसे नहीं दूंगा। एटीट्यूड देखा है तुमने उस लड़की का। अगर उसने सर के सामने इतने तेवर दिखाए तो सर मुझे नौकरी से निकाल देंगे। पर तुमने भी तो उससे ऐसे सवाल किए जो तुम्हें नहीं करने चाहिए थे। तुम तो उस लड़की को डरा रहे थे। वो तो ये अच्छा है कि वो लड़की डरपोक नहीं है, वरना तुम्हें उसे जाने के लिए नहीं कहना पड़ता, वो खुद ही चली जाती। देखो अविनाश, आदित्य सर के सामने कोई लड़की तभी टिकेगी जब उसमें सर के सामने खड़े होने की हिम्मत होगी, जो इस लड़की में है। इसलिए हमें उसे एक मौका देना चाहिए। मैं 100% श्योर हूँ कि ये लड़की आदित्य की लाइफ में फिट हो जाएगी। अविनाश ने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा, अगर वो लड़की आदित्य सर की लाइफ में फिट हो गई तो फिर तुम क्या करने वाली हो? जोगन बनकर हिमालय पर जाने वाली हो? आहना मुस्कुराते हुए बोली, शट अप अविनाश, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं उस लड़की को आदित्य सर की लाइफ में एज अ सेक्रेटरी अपॉइंट करने की बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर तुमने उस लड़की को जॉब देने का फैसला कर ही लिया है तो यही सही, पर अगर उस लड़की ने कुछ भी गड़बड़ की तो बॉस को तुम संभालोगी, मैं नहीं, समझी? आहाना मुस्कुराते हुए बोली, जी सर, अच्छे से समझ गए। अब चले, बेचारी हमारा इंतजार कर रही होगी। तुम चलो, मैं उस लड़की का ऑफर लेटर तैयार करवाता हूँ। अविनाश के इतना कहते ही आहाना मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही अविनाश भी मुस्कुरा दिया और रिसेप्शन पर आकर रिया से बोला, रिया, रूबी से कहो कि मिस प्रीति सिंह ठाकुर का अपॉइंटमेंट लेटर रेडी करे। रिया खुशी से उछल पड़ी। अविनाश उसे घूरते हुए वहां से चला गया। इधर प्रीति अभी भी परेशान अपनी कुर्सी पर बैठी बार बार कैबिन के दरवाजे की ओर देख रही थी। तभी आहाना कैबिन में आकर बोली, कांग्रेचुलेशंस प्रीति, ये जॉब तुम्हें मिल गई है। उसके इतना कहते ही प्रीति उठकर खड़ी हो गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसे जॉब मिल गई है। आहाना भी उसे देखकर मुस्कुराने लगी। प्रीति बिना कुछ सोचे समझे उसके गले लगकर बोली, थैंक यू सो मच मैम, आप नहीं जानती कि इस वक्त मुझे इस नौकरी की कितनी जरूरत थी। थैंक यू। इस कंपनी को भी तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय की जरूरत है प्रीति। आई होप कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगी। आई प्रॉमिस मैम कि आप मुझे ये जॉब देने के लिए कभी नहीं पछताएंगी। मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूंगी, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। प्रीति ने इतना कहा ही था कि तभी अविनाश वहां आकर बोला, आहाना की छोड़ो और बॉस की सोचो मिस प्रीति ठाकुर, क्योंकि तुम आहाना की नहीं बल्कि इस कंपनी के एमडी की सेक्रेटरी अपॉइंट की जा रही हो। इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम आहाना को छोड़कर बॉस को इम्प्रेस करो, समझी? प्रीति ने आहिस्ता से अपना सिर हिला दिया तो अविनाश उसे अपॉइंटमेंट लेटर देते हुए बोला, ये तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर, इसे लो और रूबी के पास जाओ, उसे अपनी सारी डिटेल देकर अभी और इसी वक्त अपना डॉक्यूमेंटेशन करवाओ और कल से ऑफिस ज्वाइन करो। कल सुबह ठीक 9 बजे तुम मुझे इस ऑफिस में रिपोर्ट करोगी, ताकि बॉस के आने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारा काम अच्छे से समझा सकूं, ताकि तुम बॉस के सामने कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करो, समझी? जी सर, इतना कहकर प्रीति जाने लगी तो अविनाश फिर से बोला, कांग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू आवर फैमिली। ये सुनकर प्रीति मुस्कुरा दी और बोली, थैंक यू सो मच सर। अविनाश भी हल्के से मुस्कुरा दिया। प्रीति मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही आहाना अविनाश के पास आकर बोली, मुस्कुराते हुए बहुत क्यूट लगते हो, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहा करो। अविनाश उसे घूरते हुए बोला, मिस आहाना, आपके जो होने वाले पतिदेव है ना, वो मुझे मुस्कुराने का मौका ही कहाँ देते हैं, हर वक्त सिर्फ ऑर्डर देते रहते हैं। उन्हें खुद तो इतनी खूबसूरत लड़की के साथ रोमांस करना आता नहीं है, बस इसलिए वो मुझे भी मेरी गर्लफ्रेंड से रोमांस करने का टाइम नहीं देते हैं, हर वक्त मुझे काम में बिजी रखते हैं। प्लीज यार आहाना, अभी भी सर से शादी करने से पहले एक बार सोच लो, बहुत बोरिंग लाइफ हो जाएगी तुम्हारी। आहाना मुस्कुराते हुए बोली, आदित्य जैसे भी है बहुत अच्छे हैं। हाँ, थोड़ा कम बोलते हैं पर दिल के बहुत साफ है। हाँ आहाना, आदित्य सर दिल के बहुत अच्छे हैं, इसलिए तो हम सब आज उनके साथ हैं। सच कहूँ तो मुझे यहाँ ऑफिस में जितनी खुशी मिलती है ना, उतनी तो अपने घर पर भी नहीं मिलती।
इस ऑफिस में काम करने की आदत सी हो गई है। मेरे लिए तो ये मेरा दूसरा घर बन गया है। आई होप उस लड़की की वजह से आदित्य सर मुझे मेरी जॉब से न निकाले। शट अप अविनाश, कुछ भी बोलते हो। तुम जानते हो ना कि आदित्य सर खुद ऑफिस से जा सकते हैं, पर तुम्हें जॉब से कभी नहीं निकाल सकते। इतना भरोसा करते हैं वो तुम पर। इसलिए ये सारी बकवास छोड़ो और चलकर अपना काम करो। यार मैं बहुत थक गया हूँ। आई नीड अ स्मॉल ब्रेक। चलकर कैफेटेरिया में एक कप कॉफी हो जाए, अविनाश बोला। अहाना मुस्कुरा दी। चलो। इधर प्रीति को आता देख रिया दौड़ती हुई आई और उसने उसे अपने गले लगा लिया। प्रीति भी बहुत खुश थी। वो मुस्कुराते हुए रिया के गाल को छूकर बोली, थैंक यू सो मच रिया, थैंक यू। आज तुम्हारी वजह से मुझे रहने के लिए छत भी मिल गई और नौकरी भी। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैंने अपना सब कुछ खो दिया था, पर आज तुम्हारे रूप में मुझे मेरा परिवार वापस मिल गया। थैंक यू रिया। रिया उसके गाल को छूकर बोली, एहसान शब्द का इस्तेमाल करके हमारी दोस्ती को छोटा मत कर प्रीति। हम दोस्त हैं और दोस्ती का रिश्ता दुनिया के सारे रिश्तों से ऊंचा होता है। मेरे बुरे वक्त में तूने इस रिश्ते को पूरे दिल से निभाया था और आज भगवान ने मुझे ये मौका दिया है, तो अब मुझे भी इस रिश्ते को निभाने दे। अब तू ये सब छोड़ और अपने दादासा को यहाँ लाने के बारे में सोच। प्रीति उदास होकर बोली, दादासा से आज ही बात हुई थी, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। वो अपने दोस्तों के साथ अमरनाथ से सीधे केदारनाथ की यात्रा के लिए जा रहे हैं। उन्हें वापस लौटने में कम से कम 15 दिन और लगेंगे। उनकी यात्रा पूरी होते ही मैं उन्हें किसी बहाने से यहाँ बुला लूंगी और फिर मौका देखकर उन्हें पूरा सच बता दूंगी। बस भगवान उन्हें किसी और से सच पता ना चलने दे। रिया ने उसकी हथेली थामी और बोली, तू चिंता मत कर, दादासा को कुछ पता नहीं चलेगा। हम दोनों मिलकर उन्हें संभाल लेंगे। अब तू घर जा, मैं अपनी शिफ्ट खत्म करके आती हूँ, फिर हम दोनों कामयाबी की ओर बढ़े। तेरे इस पहले कदम को सेलिब्रेट करेंगे और एक अच्छे से होटल में डिनर करेंगे, ठीक है? प्रीति ने मुस्कुराते हुए हमें अपना सिर हिला दिया तो रिया ने पूछा, तू अकेली घर चली जाएगी ना? हाँ बाबा, चली जाऊंगी। अब तू अपना काम कर, वरना अगर तेरे अविनाश सर ने तुझे मेरे साथ ऐसे बात करते देख लिया तो तुझे डांटने लगेंगे और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी दोस्त को डांट पड़े, इसलिए मैं चलती हूँ, बाय। रिया ने सिर हिला दिया। प्रीति मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियाँ पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।